नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज बात उठाएंगे राइट टू एजुकेशन, सरकार की एक योजना जिसका बहुत नेक मकसद था कि गरीब तबके के, मध्यम वर्ग के तबके के बच्चे भी निजी स्कूल में उन बच्चों के साथ पढ़ाई कर सके जो अलग वर्ग से आते हैं, शायद थोड़े से श्रीमंत वर्ग से आते हैं। सभी बच्चों को एक समान पढ़ने का अवसर देने के लिए गुजरात सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया। गुजरात में पिछले कई सालों से इस योजना को सक्सेसफुली रन किया जा रहा है। कुछ लूप होल्स भी है, कुछ कमियां भी है, जिसे लगातार सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। जो इनकम का स्लैब था राइट टू एजुकेशन अंतर्गत कि कौन से माता पिता अपने बच्चों को आरटी अंतर्गत स्कूलों में दाखिल करवा सकते हैं, वो करीब 1.5 लाख का था, जिसे बढ़ाकर अब 6 लाख कर दिया गया। अब यह जब 6 लाख हो गया है तब अलग ही तरीके के जो सवाल है वो उठने लग गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि राइट टू एजुकेशन में ये जो बदलाव सरकार ने किया है उससे शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को और खासकर जिस मकसद के साथ इस योजना को बनाया गया था कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे जो हैं वो भी निजी स्कूलों में पढ़ सके, वो कितना साकार होगा, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से उर्वेश कंथारिया जी जुड़े हैं। उर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। नमस्ते। कांग्रेस पार्टी की ओर से सरफराज घासवाला हमारे साथ जुड़े हैं। सरफराज भाई, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ शिक्षाविद के रूप में रेखा व्यास मैम जुड़े हैं। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए, सबसे पहले 2-2 मिनट की सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं और उसके बाद जो सवाल है, जो मेरे मन में है, जो लोगों के मन में है, पेरेंट्स के मन में है, उस पर डिस्कस करेंगे। उर्वेश जी, राइट टू एजुकेशन, हाल ही में सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। क्या कहना चाहेंगे इस योजना का जो विस्तार आप लोगों ने किया है उस पर, और ये योजना कितनी सक्सेसफुली गुजरात में चल रही है? राइट टू एजुकेशन सिस्टम में एक फंडामेंटल चेंज लाने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था और उसमें जो भी फीडबैक मिला उसी के तहत आज 1.5 लाख से बढ़ाकर आय की मर्यादा जो है वो 6 लाख तक कर दी। इसका रूट कॉज ये है कि 1.5 लाख को रीजनेबल लॉजिकल फिगर नहीं लगा। 1.5 लाख से अगर 2 लाख हो गई इनकम तो वो इनएलिजिबल हो जाता है, 3 लाख हो गई तो इनएलिजिबल हो जाता है, 6 लाख तक तो लोअर मिडिल क्लास अभी है। तो इनको ये बेनिफिट कैसे मिले, ये सरकार का हमेशा एक विचार रहा और ये विचार को कैसे अमल में लाया जाए उसके बारे में ये नीति इंट्रोड्यूस की है, जो 1 जून 2025 से इम्प्लीमेंटेशन में आएगी। अप्रैल में एडमिशन प्रोसेस शुरू होगी और वैलिडेशन होगा कि जो सही डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो एडमिशन्स पा सकते हैं उन सभी को इनका बेनिफिट योग्य तरह से मिले। सारी प्राइवेट स्कूल्स में स्टैंडर्ड 1 से लेके वो हमारा मूलभूत उद्देश्य है और उसके तहत ये नीति इंट्रोड्यूस हो गई है, जिनका बेनिफिट काफी लोग आने वाले सालों में मिलने वाले। जी, तो राइट टू एजुकेशन अंतर्गत एडमिशन प्रक्रिया की जो अवधि है वो भी बढ़ाई दी गई है। 15 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सरफराज जी जुड़े हैं। सरफराज जी, क्या कहना चाहेंगे 2 मिनट में अपनी प्रतिक्रिया? ये जो नई इनकम टैक्स का जो स्लैब बढ़ाया गया है उस पर क्या कहेंगे? मैडम, जो इनकम का स्लैब बढ़ा गया वो स्लैब बढ़ा है, वो अच्छी बात है कि सभी वर्ग उसका लाभ ले सके। पर हमको जो योजना है वो योजना किस लिए बनी थी और किसके लिए बनी है उसके ऊपर पहले ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 2009 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जब बड़ा प्रधान थे, उन्होंने ये स्कीम को लाए थे इसलिए कि गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। गरीब का बच्चा, अगर भारत देश के अंदर कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसीलिए स्कीम को लॉन्च की। बहुत अच्छी स्कीम थी कि बच्चा फ्री में अच्छी स्कूल में पढ़ सके। 25% हर स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर उसका क्राइटेरिया नक्की किया गया कि भाई स्कूल के अंदर 25% सीट रिजर्व रखनी है, वो आरटी का बच्चा उसके अंदर पढ़ेगा। हर साल उस बच्चे को 3,000 रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से।
यूनिफॉर्म के लिए, उनके चौपड़ों के लिए, दफ्तर के लिए, बूट मोजे के लिए बहुत ही एक समझी बुझी स्कीम को उस टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन किया गया। वो स्कीम आज तक चल रही, जिसके अंदर शहरी विस्तार के अंदर 1.5 लाख रुपए इनकम रखी गई थी और ग्राम्य के अंदर 1,20,000। उसके अंदर काफी बहुत सारे बच्चों ने इसका लाभ लिया। इवन जब कोरोना का पीरियड आया, जब ज्यादा स्कूलों के अंदर जब फीस का मसला आया, बहुत स्कूलों ने बोला हमारे टीचर की फी का मसला है, बच्चों को परेशान करा गया। उस टाइम के अंदर भी जो आरटी में बच्चे थे वो सेफ थे। आरटी योजना को लोगों ने भर भर के दुआएं दी कि जिसने भी इसको बनाया और जो सरकार इसको चला रही है, जो भी आया सरकार है, वो उसको जो भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, स्कीम बहुत अच्छी थी। पर फिलहाल ये 6 लाख रुपए जो बढ़ा देने में आए हैं एक ही साथ में, इसके अंदर जो उर्विश जी ने बोला कि मैजिकल फिगर है, हम इस मैजिकल फिगर का तो समर्थन करते हैं 6 लाख का, पर ये मैजिकल फिगर में कहीं गरीब को अन्याय हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब ये डेफिनेशन कौन सेट करेगा कि कचरे को रोड पर से जो कचरा चुन रहा है उसका बच्चा, या कोई गरीब किसान है उसका बच्चा, या कोई गैरेज चला रहा है, या कोई रिक्शा चला रहा है, या कोई लारी चला रहा है उसका बच्चा, उसकी इनकम में, और ये 6 लाख यानी महीने 50,000 रुपया इनकम हुई, और जो दिहाड़ी कमाता है 100-200 रुपया, उसके साथ उसकी फाइट हो गई है मैडम। अब ये डेफिनेशन कौन नक्की करेगा कि गरीब कौन है और मिडिल क्लास कौन है? अब ये मैजिकल फिगर तो आ गया, जिनके पास पैसा है वो तो उनके बच्चे को पढ़ा लेंगे, पर ये जो फिगर लेके आए और एकदम एम टाइम पे लेके आए, जैसे मेरे पास जो डेटा है मैडम, तो लास्ट जब ये आरटी लॉन्च हुआ इस साल, तो तारीख थी 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक ये फॉर्म भर देना था, और 12 तारीख तक अगर मैं सूरत की बात करूं तो सूरत शहर का जो डेटा बताता है तो 994 सारे स्कूलें हैं, उसके अंदर 15,229 सीट है, 25% रिजर्वेशन के हिसाब से। उसके अंदर 12 तारीख की रात को जब ये आरटी की साइट क्लोज हुई, उसका डेटा बताता है 22,810 फॉर्म भरा है, यानी 15,229 सीट के ऊपर 22,810 फॉर्म भरा गए। इसका मतलब जब ये पहला राउंड खत्म हुआ फॉर्म भरने का, उसी में 7,581 फॉर्म ऑलरेडी सूरत शहर के अंदर ज्यादा भराए हुए हैं। उसके बाद 12 तारीख से 16 तारीख तक का एक्सटेंशन दिया गया 4 दिन का। वो 4 दिन के बाद वापस नया परिपत्र आया, जिसके अंदर 1 महीना और बढ़ाया गया। तो ये जो 12 तारीख के बाद और 30 और 34 दिन और फॉर्म भराएंगे, ये सभी को अब कहाँ से स्कूल, ये सीट तो है नहीं मैडम, ऑलरेडी फॉर्म ज्यादा भरा गए, तो सबको मिलेगा कैसे, और मिलेगा तो किसको मिलेगा? जी, बहुत बड़े सवाल है जिसका जवाब ढूंढना होगा। खासकर ये जो इनकम टैक्स इनकम का जो स्लैब बढ़ाया गया है, ये बहुत विवादास्पद है, क्योंकि 6 लाख यानी कि 50,000 रुपए, 50,000 रुपए हर आम आदमी नहीं कमाता है। हमारी आज की भी इनकम, एक आम आदमी की जो गरीब या मध्यम वर्ग का है, उसकी इनकम 15 से 20,000 रुपए है। मैक्सिमम कोई लोग शायद 25,000 रुपए कमाते होंगे। ऐसे में 50,000 महीने कमाने वाले पेरेंट्स अगर आरटी का लाभ लेंगे तो गरीब वर्ग के बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे साथ रेखा व्यास मैम जुड़े हैं। मैम, आप सालों से इसी फील्ड के साथ, शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, और राइट टू एजुकेशन अंतर्गत ये जो बदलाव किया गया है उसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो बढ़ती जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, इस हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये जो स्लैब है वो बढ़कर 6 लाख हुआ, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके और हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग के बच्चे भी आरटी एक्ट के अंडर एजुकेशन ले पाएंगे यहाँ। लेकिन एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक, क्योंकि इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। जैसे सरफरोश जी ने जैसे बताया कि कितनी सीट्स हमारे पास अवेलेबल है, एक्चुअली इनकम स्लैब सबका क्या है, ये सब स्टेटिस्टिक्स को समझने की बहुत ही जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे मतलब गुजरात में टोटल पॉपुलेशन 7 करोड़ का है, राइट। उसमें से हर साल ऑन एवरेज 10 लाख जितने बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ले रहे हैं जी। और ये 10 लाख जो बच्चे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ले रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ देम शायद
प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर हम परिस्थिति देखें तो हार्डली वी हैव 32,000 स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स इन गुजरात। जी जी ठीक है, और 32,000 के सामने अगर हम बिलो पॉवर्टी लोग हम बोले तो वो 31 lakhs है। तो जैसे सरफरोज जी ने जो बताया कि अगर ये हम बिलो पॉवर्टी की मैं बात कर रही हूँ, मैं मिडिल क्लास को हम छोड़ो, क्योंकि आरटी का जो एम जो है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सबको हमें साथ में लेना है, तो मिडिल जो गरीब जो लोग हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते उनकी क्या परिस्थिति है, तो उस हिसाब से 31 lakhs में से हार्डली 1,28,000 चिल्ड्रन इसमें से एजुकेशन ले पाएंगे, ऐसी परिस्थिति है अगर हम गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इट मीन्स दैट दिस बर्डन विल सर्टेनली गोज टू प्राइवेट स्कूल्स जहां पर सीट्स अवेलेबल हैं नहीं, राइट। तो ये अगर स्लैब बढ़ा दिया, इससे जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं, तो हमारा मकसद है आरटी का कि एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब बहुत अच्छे उद्देश्य से 2009 में आरटी एक्ट बना कि ऐसा ना हो कि कोई गरीब का बच्चा है उसको फंड के अभाव में उसको एजुकेशन नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर अगर सीट्स ही अवेलेबल नहीं रहेगी, प्राइवेट स्कूल की अपनी लिमिटेशंस है, तो ये सब बच्चे सर्टेनली जो हमारा मेन जो उद्देश्य है एनईपी का, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसमें से हम बाहर हो जाएंगे। काफी सारे लोग ऐसे रहेंगे कि जिनको, काफी सारे बच्चे ऐसे रहेंगे कि जिनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो मैं ये जो डिसीजन जो सरकार ने जो लिया है उसके खिलाफ हूँ, मैं उसको सहमत नहीं हूँ। जी बिल्कुल। 6 लाख वाली जब भी इनकम स्लैब वाली बात आई तो बहुत सारे लोगों ने यही सवाल उठाया कि 50,000 इनकम एक आम आदमी की, आम आदमी तो छोड़िए गरीब आदमी की होती ही नहीं है, आम आदमी की भी नहीं होती है। मध्यम वर्ग के लोग आज भी 50,000 रुपए नहीं कमाते, ये सही है। उर्वेश जी, ये जो 6 लाख वाला स्लैब है वो आखिरकार फायदा किसे पहुंचाएगा? आपने इसमें मध्यम वर्ग के लोगों को टारगेट किया है या फिर क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग ही, मैंने तो ये भी देखा है कि उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी आरटीई का सहारा किसी भी तरह के दस्तावेजों से लेकर वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगा है। लेकिन गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनका कहीं ना कहीं जो उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वो यहाँ 6 लाख में छीनती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? तो 1.5 लाख की मर्यादा में जो एडमिशन के लिए आते हैं वो जो सीट्स जो अवेलेबल है उसके हिसाब से कम है। अगर सीट्स जो है, जो प्रावधान किया गया है कि 25% प्राइवेट स्कूल्स में जो एडमिशंस है वो ऐसे जो इनएलिजिबल है जनरली फाइनेंशियली, उसके लिए रखा जाए। तो अगर 1.5 लाख से हम जाते हैं तो वो 25% का क्राइटेरिया सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें 25% सीट्स जो है फुलफिल नहीं हो रही है। दूसरा कि अगर 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख हमारे साथ बच जाती है, ये कह रहे हैं सर आप? बच जाती है, और ये रीजन टू रीजन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, ज्योग्राफिकल जो लोकेशन बेसिस पे ये बनती है बात। इसका कोई स्टेट वाइज कंक्लूजन करना वो उचित नहीं है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि वहां 1.5 लाख इनकम पे ये सीट्स नहीं भरती है, तो इनका जो बेनिफिट है तो क्यों ना एक्सटेंड किया जाए। और जैसे मैडम ने बताया, रेखा जी ने, कि 50,000 अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है, अभी मिडिल क्लास की डेफिनेशन भी बढ़ रही है, चेंज हो रही है। तो उसमें लोअर मिडिल क्लास तक ये अगर एक्सटेंड की जाए ये फैसिलिटी, तो ये सबके हित में है, क्योंकि काफी लोग 25 सर 1.5 का 3 कर लेते आप, आपने तो कई गुना इससे ज्यादा बढ़ा दिया है। मतलब ये 50,000 इनकम वाला ये स्लैब मध्यम वर्ग भी इसमें नहीं आता है, गरीब वर्ग भी नहीं आता है, तो इसमें कौन से बच्चे फायदा लेंगे, ये मुझे प्लीज बताइए। मयूरिका जी, इसके पीछे ये लागू करने से पहले साइंटिफिक सर्वे होता है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है ग्राउंड पे,
जैसे 25% सीट्स के लिए कितने लोग अप्लाई, उनकी क्या आय, उनका क्या क्राइटेरिया से वो इनकम का सर्टिफिकेट दिखाते, ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। इनको एसेस करके ये 25% सीट्स का जो है वो बेनिफिट सबको ऑप्टिमम तरीके से मिले, सारे जो भी वर्ग है जितने भी हो सके उसमें किसी का एडमिशन छीनने की बात नहीं, इसमें सर्वव्यापी बात है कि जितने इंक्लूड हो सकता है within the system, within the policy, that we should try to do. तो उसी के तहत ये 6 लाख की मर्यादा बढ़ाकर रखी हुई है और इनका जो नतीजा है वो भी हमें 1-2 साल में देखने को मिलेगा। ये कैसा सर्वे हुआ और कैसी पॉलिसी बनी है ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सरफराज जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरफराज जी? मैडम, हमारे गुजरात की बात करें, शायद उर्विश जी को हमारे जितने जिले हैं, उर्विश जी मुझे बता दे कि आरटीई के तहत कितने स्कूल ऐसे हैं जिसमें आरटीई के तहत फॉर्म नहीं भरा है। गुजरात का एक जिला बताइए कि जिसके अंदर आरटीई में एप्लीकेशन कम हुई हो, बता दीजिए मुझे कौन सा जिला है? गुजरात का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर वो ग्रामीण हो या शहरी हो, आप बताइए। और मुझे ये बताइए कि कौन सी गुजरात की कितने शिक्षण एनालिसिस लोगों से कौन सा सर्वे किया? शिक्षण मंत्री सूरत में आते हैं, आरटीई का 2 दिन बाकी होता है और बोलते कि हम 6 लाख इनकम करने का सोच रहे हैं, 2 दिन के बाद परिपत्र आ जाता है। कोई नोटिफिकेशन पेपर में आया है कि हम ऐसा सर्वे कर रहे हैं आरटीई के लिए? आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ। अगर आपने सर्वे कराया होता सर, तो आप समझिए आरटीई का लो 2009 से चल रहा है और इसके ऊपर वार्षिक 3,000 रुपया, इतनी महंगाई बढ़ गई, यूनिफॉर्म महंगे हो गए, चौपड़े महंगे हो गए, जीएसटी लग गया उसके ऊपर, तो उसको तो आपने 3,000 का 5,000 क्यों नहीं किया? इतने साल से सरकार है हमारी, सेंट्रल में भी 10 साल हो गए, गुजरात में तो 30 साल से चल रहे हैं। क्यों गुजरात में आपने उसको 30,000 से 5,000 नहीं किया? क्यों ये सीट को आपने 25% से आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर सीट 6 लाख कर देंगे तो सारे लोग फॉर्म भरेंगे, तो ये 25%, एक मैडम ने बोला कि इसके अंदर क्राइटेरिया कम है, स्कूल की लिमिटेड है, 25% सीट है, वो 25% को आपने 35%, 40% क्यों नहीं किया? ये सर्वे क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है तो मैं मैडम के वीएनएम चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, आप सरकार में उर्विश जी, आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को तब लाते पाएंगे। मैंने आगे भी बोला है कि मेरे पास डेटा है कि 12 तारीख से सूरत शहर के अंदर 15,229 सीट के अंदर 12 तारीख को जो पहले 10 दिन थे उसके अंदर 22,810 फॉर्म भरा गए शहर के अंदर, और शहरी के अंदर 3,913 बैठक में 5,854 फॉर्म भरा गए, यानी 1,941 फॉर्म ज्यादा भरा है। अब ये 34 दिन के अंदर और फॉर्म भराएंगे, तो ये लोगों को आप एडमिशन कहाँ से दोगे? सीट तो है ही नहीं आपके पास, आपने एक लॉलीपॉप दे दिया लोगों को, क्या फॉर्म भरिए, एडमिशन तो डन नहीं होंगे जी, किसको मिलेगा एडमिशन? जी, अब तो इनकम स्लैब इतना बढ़ गया कि बहुत ज्यादा बच्चे इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं। उर्वेश जी थोड़ा सा पीछे चले जाइए, आपका सिर लगातार कट रहा है, प्लीज थोड़े से पीछे चले जाइए। जी बस अब बोलिए सर। जी अब बताइए। सरफराज जी, आपने जो बात बताई, आपका एक ये दृष्टिकोण है, सूरत का डेटा को आप बैकअप करके बता रहे हो, लेकिन इसके तहत जो बेसिक बात है वो ये है, हर शहर जिले की यही कहानी है। आप बताइए ना सर, आप सरकार में आप मुझे एक जिला बता दीजिए, आप एक जिला मुझे बताएं, आप सरकार में आपके पास अगर डेटा हो, मैं सूरत की बात कर रहा हूं, आप सरकार में हो, आप मुझे बताइए कि गुजरात के कौन से जिले के अंदर पिछले 5 साल, 3 साल, 2 साल, लास्ट ईयर 2023, 24, 25 में कौन सा जिला ऐसा है जिसके अंदर सीट 50 हो और फॉर्म 40 भरा है? आप बताइए। चलिए, मैं आपको दृष्टिकोण मेरे पास दृष्टिकोण नहीं है, मैं सूरत की बात कर रहा हूं, आप तो सरकार में हो, आपके पास तो डेटा होगा सर, आप बता दीजिए, मुझे गलत साबित कर दीजिए। जी उर्वेश जी को सुन लेते हैं। जी उर्वेश जी, आपको गलत साबित करने की बात नहीं है। हाँ सर, ये जो पॉलिसी जो है उसका उद्देश्य क्या है? एक तो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
कि जहां 1 लाख रुपया सालाना, 1.5 लाख रुपया ऐसी जो फीस है, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं नहीं देते हैं वो अभी चर्चा का विषय नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन जिनको नहीं मिलता, फाइनेंशियल रीजंस, उनको इसमें कैसे उनका समावेश किया जाए, वो बात है। फॉर्म किसी जगह पे कम भरते होंगे, किसी जगह ज्यादा होंगे, वो बात नहीं है, उसमें इंक्लूसिवनेस की बात है कि आप कितने लोगों को इंक्लूड कर सकते हो। आप 40,000 रुपया कमाता है जो महीने, वो क्या कोई रिच पर्सन तो नहीं है, उनका एफोर्डेबिलिटी का आप सर्वे करो ना, और उनको पूछो कि 40,000 में आप कोई प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकोगे और आप अपना गवर्नमेंट स्कूल में सस्टेन कर सकोगे, तो इनकी भी कोई आकांक्षा नहीं होती, कोई मंशा नहीं होती। जो 40,000 रुपया महीने कमाता है तो इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। हमेशा हम मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो उनको एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हैं। तो सर अपॉर्चुनिटी बढ़ानी चाहिए थी ना। आप ऐसे, हम स्कूल बना सकते हैं, हमारे पास करोड़ों रुपए है, हम स्कूल ऐसे बना सकते हैं जहां हम 40 और 50,000 वाले पेरेंट्स जो हैं उनके बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन जो 10,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, क्या उन्हें फिर ये समानता वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगा? ये मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है आपकी बातें। रेखा जी हमारे साथ है। रेखा जी, मैंने देखा है कि 25% निजी स्कूल में सरकार ने फिक्स किया है, लेकिन स्कूलें 25% बच्चों को भी नहीं लेना चाहती हैं। ये एक बहुत निकट सच्चाई है, अगर आप मेरे साथ एग्री करें तो। और साथ सही ही बात है। ये वो जो बच्चे हैं जो गरीब वर्ग से आते हैं, उन्हें अलग थलग ही हमेशा फील कराया जाता है। तो राइट टू एजुकेशन का जो इंक्लूसिव और समानता वाला हमारा जो आशय था, क्या वो वहां साबित होता हुआ दिख रहा है? बच्चा वहां चला तो जाता है, लेकिन हमेशा इंफीरियर फील कर रहा है। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि 25% सीट्स हो तो जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन काफी सारे स्कूल्स मेरा इसमें ऐसा है कि ये बच्चों के लिए अलग क्लासेस होती है, इन बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसीलिए और सरकार का जब ये एक्ट लाने की एक वजह ये थी कि जो मिडिल क्लास और इवन जो अपर क्लास के बच्चे हैं उनको एक सामाजिक समता का अनुभव भी हो। ऐसा ना हो कि ये गरीब है इसीलिए वो तुच्छ है या तो मेरे से इंफीरियर है, ऐसी भावना उसके दिमाग में आती है। तो एक सामाजिक समता, सामाजिक संवेदना सब में हो, इसीलिए ये आरटीई एक वो भी एक मकसद रहा था। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि प्राइवेट स्कूल्स में ये भेदभाव रखा गया है कि सभी बच्चों को समान तक नहीं मिलती है। आई एग्री विथ यू। और जो उर्विश भाई ने जो बात की उसमें भी मुझे थोड़ा मुझे बताना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के स्कूल्स बहुत ही मतलब कम है। मैंने पहले भी बताया कि 31,000 प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स है, राइट, और वो भी 4 क्लासेस वाली तो है ही नहीं। वी नो वेरी वेल कि काफी सारे स्कूल्स ऐसी है जहाँ पर एक ही क्लास है या तो जहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे पास, अगर मैंने जो डेटा बोला इस हिसाब से, अगर 10 लाख बच्चे हर साल अगर एडमिशन लेते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में तो एडमिशन नहीं ही लेंगे। सो वो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये सब आजकल क्यों प्राइवेट स्कूल पर निर्भर है। हालांकि उर्वी सिंह जो बताया वो सही है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे फीस, लेकिन उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से वो लोग प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। सो द मेन प्रॉब्लम इज देयर। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द फैसिलिटी, दे शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल्स, दे शुड इंक्रीज द टीचर्स। वो सब करना चाहिए था। इसकी जगह सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल पर बर्डन डाल दिया है। 25% मतलब वहां बर्डन तो नहीं डाला, वैसे तो प्राइवेट स्कूल पर बर्डन डाला ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि सीट्स तो इंक्रीज नहीं की है, लेकिन ये तो रहेगा है कि ये जो लोअर मिडिल क्लास है, बिलो मिडिल क्लास वाले बच्चे आरटीई एक्ट के अंदर एडमिशन नहीं ले पा रहे। और दूसरा, पर कैपिटा इनकम गुजरात की मैं बोलूं तो 2.72 lakhs पर एनम,
राइट, एनुअल मतलब मंथली कितना हुआ मेरे ख्याल से 20,000 रुपीज, जी राइट। बिल्कुल, इतनी ही इनकम है एक आम आदमी की, 50,000 कोई आदमी कमाता ही नहीं है। 50,000 है ही नहीं, तो आप सोचिए कि कितने सारे लोग हैं जो इसके अंदर आ जाएंगे, इसमें से जी कितने को बिल्कुल। ये मौका ही नहीं मिलेगा जिनको एजुकेशन लेने का, ये बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। जी, उर्विश जी से जवाब ज़रूर ले लेंगे। सर, हम सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्कूलों को बहुत अच्छा बना दिया गया है। वहाँ स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई होती है जो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होती है। लेकिन ये भी मुझे साथ में बोलना होगा कि बहुत सारी स्कूल ऐसी है जो खस्ता-हाल है, बच्चे एक ही कमरे में पढ़ रहे हैं, वहाँ टीचर्स नहीं है, वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। क्या हम वहाँ मजबूती नहीं दे सकते? मैं या आप ऐसा कब सोचने लगेंगे कि चलिए बहुत एजुकेशन महँगा है, हम गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा कब होगा? गुजरात में कब होगा? पूरे देश में कब होगा सर? जैसे सरफराज जी ने सूरत का डेटा बताया, हुँ, ऐसे में अहमदाबाद का एक डेटा बताना चाहता हूँ जी। कि 419 म्युनिसिपल स्कूल्स अहमदाबाद, हुँ, जी। वहाँ पिछले 4-5 सालों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बहुत एम्फेसिस किया गया। जी। अभी वहाँ ऐसी परिस्थिति है कि एडमिशन लेने के लिए वहाँ रिकमेंडेशंस भी आते हैं। हुँ। वो स्कूल्स ऐसे में स्कूल बहुत कम है, सर ऐसे स्कूल बहुत कम है, 419 में से ये स्कूल लेकिन बहुत कम होंगे, 19 ही होगी जहाँ रिकमेंडेशन आते हैं, मुझे पता है आते हैं रिकमेंडेशन, लेकिन सिर्फ 19 स्कूल में आते होंगे, बाकी की 400 का क्या? उसका मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करने की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रही है। वो सरकारी स्कूल हो, अर्ध सरकारी स्कूल हो, ग्रांटीन एड हो या प्राइवेट स्कूल, जी। हमेशा क्योंकि सरकार सिलेबस बनाती है, सरकार सिस्टम सेट करती है, सरकार पॉलिसी, कोई भी सेक्टर हो प्राइवेट पब्लिक, लेकिन वो कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का रहता है उसके ऊपर। जी। और उसी प्रोसेस में कैसे इंप्रूव किया जाए एजुकेशन स्टैंडर्ड, जैसे कॉम्पिटिटिवनेस, स्पर्धात्मक वातावरण, उसमें हर एक को अपना कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा के अपने फील्ड में, अपने इकोनॉमी में मर्ज होने का, तो उसके लिए क्या किया जाए? स्किल एजुकेशन कैसे बढ़ाया जाए? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए? कंप्यूटर, डिजिटल लिटरेसी कैसे बढ़ाई जाए? ये सभी बातों पे फोकस हो रहा है। साइंटिफिक मॉनिटरिंग भी हो रहा है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जहां से सारी स्कूलों का सर्वेलेंस हो रहा है गुजरात की। और जो भी त्रुटियां होगी, हम एग्री करते हैं। और रेखा जी ने जो बताया वो बात भी सही है कि सरकारी स्कूल्स जो है उसमें जो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का परसेप्शन एक बना हुआ, क्योंकि पेरेंट तो वो एजुकेशन लेने जाते नहीं है, उनको पता नहीं है उसमें फर्क पड़ा है, क्या पड़ा है, नहीं पड़ा है। लेकिन एक परसेप्शन हमेशा होता है कि सरकारी स्कूल है मतलब क्वालिटी नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल है, स्टेटस है, उसका सोशल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। इन सब को देखते हुए ये भी आपकी बात सही है कि सरकारी स्कूल में भी क्यों एडमिशन ना ले, जी। मध्यम वर्ग के लोग या कोई भी हो क्लास, लेकिन सरकारी स्कूल का भी स्टैंडर्ड ऐसा क्यों ना हो कि जिसके लिए वो एडमिशन चाहते हैं। तो सारी एजुकेशन प्रोसेस जो है वो कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, वो सरकार का फोकस है। और उसी के तहत इंक्लूसिवनेस की बात है, समावेशकता की बात है, सबका साथ सबका विकास की बात है। मध्यम वर्ग को क्यों हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस, वो हमारा सवाल है। मध्यम वर्ग का मतलब वो नहीं है कि हायर मिडिल क्लास और मिडिल सेगमेंट ऑफ मिडिल क्लास, लेकिन लोअर मिडिल क्लास, इनको भी तो ये समस्या है। तो इनको भी इंक्लूसिवनेस अगर किया है सरकार, तो वो हमेशा वो आउकार्य बात। जी, चलिए ये जो 6 लाख की इनकम बढ़ाई गई है, उसकी क्या असर आते हैं? किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं? कौन से वर्ग को ज़्यादा मौका मिलता है? ये आने वाले कुछ साल तय करेंगे। अगर अच्छा आउटकम निकल कर आता है, तो बहुत ज़्यादा वेलकम है और उर्वेश जी ने बहुत खुले मन से कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सरकारी स्कूलों को ही उस कदर का बना दिया जाए कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ना जाना पड़े और सभी बच्चों को यही सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जा सके। सरफराज जी, वैसे वक्त कम है लेकिन एक मौका जरूर मैं आपको देना चाहूंगी। बताइए सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
मैडम जी, मैं उर्विश जी की बात से सहमत हूँ कि सरकार काम कर रही है एजुकेशन के ऊपर, अच्छी बात है। अगर उनकी ये सोच है, अगर ये मंशा है और सही नीति है, तो मैं उर्विश जी से भी बोलूंगा कि आए दिन मीडिया के माध्यम से उनको पता चलता है कि गुजरात के अंदर कई स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं, कई स्कूल ऐसी जो अभी भी भाड़े के घर में चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी गौर करा जाए। जी। प्लस दूसरी बात है कि आरटी के अंदर जो सीट का इश्यू है, तो आरटी के अंदर कई लघुमती स्कूलों को बाहर कर दिया गया और वो लघुमती स्कूल इतनी बड़ी बड़ी है, जैसे सेंट जेवियर्स है, सेवन डे है, लॉर्ड्स है, लूट्स है, ऐसी स्कूलों को बाहर कर दिया गया है जिनमें एडमिशन लेने के लिए मैडम हमारे बहुत लाइन, मैडम को पता होगा कि लाइनें लगती है अच्छे अच्छे लोगों की, वकीलों की, पॉलिटिशियन लोगों की, 3-3 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए डोनेशन होता है और वहां वही लघुमती का बच्चा वहां एडमिशन नहीं ले सकता। ऐसी स्कूलों ने, अगर समानता की बात कर रहे हैं, तो ऐसे स्कूलों, ये स्कूल लघुमती का सर्टिफिकेट लेके क्यों बाहर है? मैं उर्विश जी से बोलता हूं कि आप हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री को आप रजूआत के देखिए, लघुमती स्कूल जो बाहर है इनको आरटी के दायरे में लेके आइए और ये इनको भी जो 25% सीटें ये दो, तो ये आपका यहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलेगा। सीटें यहीं बढ़ जाएगी, सरकार बढ़ाए ना बढ़ाए, पर यहाँ से कुछ तो मिलेगा। आप मिडिल क्लास की आप बात करो बार बार के मिडिल क्लास को हम देखना पड़ेगा, मिडिल क्लास को हम भी बोल रहे हैं, हम भी ना नहीं बोल रहे कि मिडिल क्लास को नहीं देखना है, मिडिल क्लास को देखना है, पर आपको कुछ देना तो पड़ेगा। जितना हक पहले था उतने हक के अंदर आप नहीं बढ़ाओगे तो उनके लिए भी तो कुछ नया बढ़ाना तो पड़ेगा। आप बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हो, आप जो हो जो है उसी में से देने की बात कर रहे हो। आप मतलब हमको भारत गुजरात की जनता को एक आश्वासन दीजिए कि हम एक एनालिसिस ये भी करेंगे, एक सर्वे ये भी करेंगे कि जो 25% का क्राइटेरिया है वो हम 35% तक ले जाएंगे। लघुमती जो सारा है, जो आरटी के दायरे से बाहर है, उसको अंदर लेके आएंगे तो सीट पड़ेगी। थोड़ा ऐसा भी सर्वे कराया जाए, जो 3,000 रुपए है, जो 2,900 से चल रहे, उसको 5,000 कर दिया जाए, ऐसा भी कुछ नया लेके आए सर। चलिए उर्विश जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, उर्विश जी बताइए। मयूरिका जी, आपकी ये जो डिबेट होती है उसमें जो क्रूशियल मुद्दे होते हैं, ये बहुत अहम मुद्दा आज रखा है। जी जी। तो ये डिबेट भी हमारे लिए, सरकार के लिए, हमारे पक्ष के लिए एक एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हम वो नहीं मानते कि वो एक स्कूल की 4 दीवार के बीच में जो है वो एजुकेशन सिस्टम। हमारे लिए सिविलाइजेशन एक इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है। जो भी हम कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, सफल है निष्फल है, लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं उसमें कैसे इम्प्रूव किया। तो मैं आज आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ सबको, सरफराज जी को, कि हमारा जो ओपन एंडेडनेस है, हमारी सरकार, ये डिबेट हम 4 लोग आपके दर्शक, बस वो ही डिबेट नहीं है। हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे सदस्य देखते हैं, उसमें से जो अर्क निकलता है किसका सकारात्मक सुझाव आया। सरफराज जी के सुझाव में भी कुछ सकारात्मकता है, तो ये ग्रहण करने के लिए हम ये डिबेट करते हैं, नहीं कि इसमें कोई हम आउटस्मार्ट करने के लिए, कि हमारा वन अपमैनशिप के पॉलिटिकल राइवलरी, कि हमारा कोई पॉइंट हमारा प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। हम भी सीखते हैं उसमें से, और हम जो करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसकी बात हम रखते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक बहुत बड़ा पहलू है, जिसमें आप भी एक पार्टनर हो, और बहुत अच्छी तरह से ये डिबेट हुई, काफी सकारात्मक सुझाव भी आए हैं। इसके लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम उसके बारे में सोचेंगे। जी सर, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इसे पॉजिटिवली लिया है, नहीं तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीजों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वो भी इतनी बड़ी सच्चाई है। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे पहलुओं पर जरूर काम करती है और लगातार काम करती है, क्योंकि जो झोली भर भर वोट आप ले रहे हैं उसके बाद जनता को बहुत अच्छी सुविधाएं देना, जो जिम्मेदारी आपकी है उसे आप निभाने की पूरी कोशिश करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उर्विश जी, रेखा जी और सरफराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
और बहुत-बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को जुड़ते रहना चाहिए, ये सारी बातें सीधी-सीधी आपसे जुड़ी हुई है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपके प्रॉफिट के, आपके हित के बहुत सारे मुद्दे हम रोज़ चर्चा में लेकर आते हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए, रोज़-रोज़ शेयर भी कीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।